नमस्कार, 10 बजे की इस बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। इस बहस की शुरुआत आज मैं पहले 5 सवालों से करने जा रही हूं। इन सवालों को जानने के बाद, सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये सवाल क्यों जरूरी हैं और हम इन सवालों को क्यों उठा रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। तो आपको ये बताएं, पहला सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के हवाई घोटाले का मिशेल के खुलासे से पर्दाफाश हो गया है? मुझे यकीन है आप समझ गए। दूसरा सवाल सुनिए, क्या अगस्ता घोटाले के कोड में अब फंस गई है कांग्रेस? तीसरा सवाल, बिचौलिए मिशेल की गवाही से क्या अगस्ता घोटाले का पर्दाफाश हो गया है? चौथा सवाल भी सुनिए, क्या ईडी की चार्जशीट में अगस्ता घोटाले के वो 41 राजदार कौन है, इसका खुलासा हो गया है क्या? आखिरी सवाल और अहम सवाल है, तो ध्यान से सुनिएगा, हेलीकॉप्टर घोटाले में कितने हवाई घोटालेबाजों का पर्दाफाश हुआ है? ये सवाल इसलिए सबसे पहले आज मैंने आपके आगे रखे हैं क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में जुड़े घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की पूछताछ में हुए खुलासे पर ये सवाल उठे हैं। इन सवालों पर बहस के लिए हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय मैं फटाफट करवा देती हूं। मेरे साथ नेहा जोशी है, बीजेपी से जुड़ चुकी है। सीपी सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और कमांडो रिटायर्ड जेके सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। और अब्दुल रज़ाक खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ेंगे। और आपको यह भी बता दें कि मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपको इस वक्त इसी से जुड़ी हुई है। हम बता रहे हैं कौन कौन से कोर्ट्स थे जिनकी फुल फॉर्म सामने आ गई है, यानी कि क्रिश्चियन मिशेल ने उन अपने इस खुलासे में उन तमाम जो कोर्ट्स का जिक्र हो रहा था उनके नामों की बात कही है, क्योंकि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें इनका जिक्र किया गया है। जितेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, और दूसरी बात ये कि जो नाम सामने आए हैं, अहमद पटेल एपी, वो कौन है, हम उन्हें क्या समझे? दर्शकों को आप स्पष्ट कीजिए। मिसेस गांधी का जिक्र हुआ, इस पर अभी तक कोई हालांकि औपचारिक रूप से कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिक्र हो गया है। तो जरा आप समझाइए कि जो जो महत्वपूर्ण कोड्स थे उन्हें कैसे अब डिकोड किया गया है इस चार्जशीट में। देखिए पयोधी, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। कल पटियाला हाउस कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है और क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के आधार पर ये चार्जशीट दाखिल की गई है, क्योंकि इससे पहले 2 चार्जशीट पहले दाखिल की जा चुकी हैं, जिसमें गौतम खेतान के खिलाफ, एसपी त्यागी के खिलाफ। लेकिन क्रिश्चियन मिशेल, जो कि इस पूरे कह सकते हैं इस पूरे घोटाले का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट था, उससे अभी तक पूछताछ नहीं हुई थी। उसको पिछले साल डिपोर्ट किया गया था दुबई से और उसके बाद उससे पूछताछ की गई थी। इससे पहले हमारे पास एक जरूर इस तरह का नोट था जिसके ऊपर लिखा हुआ था एपी, जिसका कोई मतलब नहीं पता था किसी को, जिसमें सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि वो अहमद पटेल हो सकता है। फैम, जिसका कयास लगाया जा रहे थे कि वो गांधी फैमिली को लेकर के है। फैमिली, उसका कोडवर्ड को नाम दिया गया था, फैमिली का फैम बनाया गया था। लेकिन क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के बाद ये साफ हुआ, उसने माना है कि एपी का मतलब अहमद पटेल है। अहमद पटेल कांग्रेस के बड़े नेता है जो कि गांधी फैमिली के काफी करीबी हैं, और फैम का मतलब फैमिली, यानी कि फर्स्ट फैमिली है। तो इससे ये बात साफ हो गई है कि ये दोनों कहीं ना कहीं इसमें शामिल रहे थे। और जहां तक इसकी अगर डील की बात करें, अगस्ता वेस्टलैंड की डील की अगर हम बात करें, तो जब ये डील शुरू हुई थी उस समय यूपीए की सरकार थी और क्रिश्चियन मिशेल के जितने भी नोट्स जो आपस में एक्सचेंज हुए हैं, अगस्ता वेस्टलैंड, क्रिश्चियन मिशेल और जो बाकी जितने भी एसोसिएट्स थे, उनके बीच जितने भी नोट्स एक्सचेंज हुए, यानी कि मेल कहें या चिट्ठी कहें या उसके अलावा वैसे जो उनकी मीटिंग्स होती थी, जो मीटिंग्स के नोट्स थे, वो सब ईडी और सीबीआई ने रिकवर किए हैं। उससे ये बात साफ हो गई थी कि किस तरह से ये लोग एक तरह से लॉबी बना रहे थे और इस डील को क्रैक करने के लिए उस दौरान जो मिनिस्टर्स थे या गांधी फैमिली थी, इनकी मदद के जरिए ये कर रहे थे। 70 मिलियन यूरो अलग से, यानी कि 3600 करोड़ रुपए की अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स की डील थी। उसके अलावा 70 मिलियन यूरो जो कि सिर्फ और सिर्फ रिश्वत देने के लिए लाए गए थे, अलग अलग एजेंसीज के जरिए, इनके किकबैक्स के जरिए इनको लाया गया था। और फिर एक कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स वेब शेल, यानी कि कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन क्रिएट की गई जिसमें अलग अलग कंपनीज क्रिएट की गई, उनके जरिए पैसों को ट्रांसफर किया गया। और उसके बाद जितने भी डिफेंस पर्सनल्स थे, पॉलिटिशियंस थे, जो जर्नलिस्ट थे, उन सबको ये पैसा पहुंचाया गया। इसमें सबसे ठीक है जितेंद्र, आपने सारी जानकारी दर्शकों के साथ इसलिए साझा करना आपके थ्रू जरूरी था क्योंकि जो कोड्स का जिक्र हो रहा था वो हम समझाएं दर्शकों को कि उनमें वो कौन से नाम हैं जो सामने आ रहे थे। अब्दुल रज़ाक खान, आप लोग तो कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, लेकिन चौकीदार तो चोरों को अब जेल के पीछे पहुंचाने की पूरी तैयारी में है। देखिए पयोधी जी, सबसे पहली बात यह है कि क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 4 को हिंदुस्तान लाया गया
तो नॉर्मल स्टैंडर्ड ये है कि आप चार्जशीट 90 दिनों के अंदर फाइल करते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्शन को सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और आज जाकर के आप चार्जशीट फाइल करने जा रहे हो। इसके अंदर एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब इटाली की कोर्ट, मिलान की कोर्ट इनको क्लीन चिट दे दी है तो भारत सरकार इनको सिर्फ एक ऑपोजिशन को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए इसको देश में पकड़कर लाई है। तीसरी बात यह है कि क्रिश्चियन मिशेल की बहन रोजमेरी पेट्रीसी और साशा उनकी लॉयर, दोनों ने दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि अगर भारत के सीबीआई द्वारा उन पर दबाव है, अगर भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी के चंद स्पेसिफिक नेम्स आप नहीं लेते हैं तो भारत की जेलों में आपकी जिंदगी नर्क बना दी जाएगी, जिसका खुलासा अब्दुल रज़ाक खान सर, जो इटली की कोर्ट ने कहा है ना, शायद वो दस्तावेज आपने अभी ढंग से या तो उनका अध्ययन नहीं किया है, उसमें जिन बातों का जिक्र है उन्हीं के आधार पर आगे की कार्रवाई भारत में हो रही है। सर ये तो आपको भी पता होगा, तो शुरू से पता है। ठीक है नेहा जोशी, मैं आऊंगी आपके पास। नेहा जोशी, टाइमिंग को लेकर आप लोगों के सवाल हमेशा क्यों खड़े हो जाते हैं? भाई 5 महीने से क्रिश्चियन मिशेल आपके पास है, आप उससे बार बार पूछताछ करवा रहे हैं, ईडी उससे बार बार पूछताछ कर रही है, लेकिन खुलासे वो करता नहीं है। चुनाव से एन पहले वो खुलासे कर रहा है। पयोधी, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ईडी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है जो अपने हिसाब से काम करती है, नरेंद्र मोदी जी के कहने पर या राजनाथ जी के कहने पर काम नहीं करती है। बार बार अटैक करते हैं, देखिए कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें आप सुनिए इनकी। एक तरफ अटैक करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, और जब इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते हैं अपनी पेस पे करते हैं। ईडी को जब लगा कि वो चार्जशीट फाइल करने के लिए तैयार है, जब इनके पास इनफ एविडेंस है, तब उन्होंने चार्जशीट फाइल करी। उसमें आप और मैं कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? और ये भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि इटालियन कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। भैया, हिंदुस्तान की कोर्ट इटालियन कोर्ट की बात नहीं सुनेगी। कांग्रेस पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले कि किसी और देश का वर्चस्व यहां चले, नहीं चलेगा ऐसा। कोर्ट केस को उसके मेरिट पे एग्जामिन करेगी, ईडी केस को तथ्यों पर एग्जामिन करेगी और उसी कोर्स पे कार्यवाही होगी जिस पे होनी चाहिए। तो आप यहां टीवी पर बैठकर कहें कि वहां क्लीन चिट दे दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एविडेंस सामने आ रहा है और एक एक करके सारे नाम सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से देश की सुरक्षा के साथ, देश के पैसे के साथ एक बड़ा खेल खेला जा रहा था यहां पर। सीपी सिंह, देखिए डेयरीज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, जब जैन डेयरीज का मामला आया था तो डेयरीज को एंटरटेन नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट। उसमें जो अब्दुल रज़ाक खान जो कोर्ट उसमें है, आप एक बात समझिए, आप समझिए ना, तो फिर कोर्ट में है ना सारे दस्तावेज, तो उसके बिना पर कार्रवाई हो रही है, उसके बिना पर जांच हो रही है। आप उसका इंतजार करिए ना। अगर डायरी को ही आप लोगों ने, सुनिए अब्दुल रज़ाक खान, सुनिए अब्दुल रज़ाक खान, डायरी को सिर्फ रेफरेंस के तौर पर लिया गया, ये तो हम बोल ही नहीं रहे, सब कह रहे हैं रेफरेंस के तौर पर लिया गया, क्योंकि उसमें जो कोर्ट्स थे, सुनिए अब्दुल रज़ाक खान, जिन कोर्ट्स का जिक्र हुआ उन्हीं पे तो इतना बड़ा खुलासा क्रिश्चियन मिशेल ने किया है। सर, तो क्रिश्चियन मिशेल की बातों पे भी आपको यकीन नहीं है क्या? है इलेक्शन के करीब, देखिए 2G स्पेक्ट्रम स्कैम को कितना बड़ा घोटाला बताया गया। अब्दुल रज़ाक खान, अभी सुनिए आप, और सर अभी सुनिए, शायद आपको चीजें और स्पष्ट हो जाएंगे। आप सुनिए, चर्चा को सुनिए। सीपी सिंह सर, इसमें एपी का जिक्र था, उसकी फुल फॉर्म सामने आ गई। इसमें फैम का जिक्र था, उसकी फुल फॉर्म सामने आ गई। एक मिसेस गांधी का जिक्र हो रहा है, उसको लेकर अभी कुछ सामने नहीं आया है। अब इसे कैसे समझा जाए, और क्या आपको भी लगता है कि जो टाइमिंग को लेकर विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है? आप इन बातों को दोनों तरह से तोड़कर बताएं। देखिए, विपक्ष का इस पर निशाना साधना वाजिब है, उनका काम है, उनको करना ही चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की अदालतें पिछले 70 साल में कब से अब टाइम पे अपना काम करने के लिए जाने लगी। भारत की एजेंसी, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो या बाकी भी एजेंसीज हैं, ये कब से टाइम पे अपना काम करने के लिए जाने लगी। इंदिरा गांधी के कैबिनेट के एक मिनिस्टर थे ललित नारायण मिश्रा जी, उन पे हमला हुआ, उनकी मृत्यु हुई बम विस्फोट में, और 38 साल लग गए फैसला आने में। तो क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि 40 साल और लगना चाहिए फैसला आने में? नियम है कि 90 दिन में आना चाहिए, लेकिन नियम का मतलब होता है जब सारी एजेंसियां, सब कोई अपना काम चाक चौबंद चुस्त होकर के करे। चूंकि वो चुस्ती हमारे सिस्टम में पिछले 70 साल में लंबे समय तक इसलिए नहीं देखी गई है कि एक खास परिवार के हाथ में हमारा पूरा का पूरा तंत्र लगभग गिरफ्त रहा है। और देखिए, घोटाले की बात हम करते हैं तो पिछला याद करना चाहिए, नहीं तो हम और घोटाले करते रहेंगे। 1954-55 में जीप घोटाला हुआ नेहरू के टाइम में, मुंद्रा घोटाला हुआ नेहरू के टाइम में,
62 चाइना वार के समय पहला पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आर्मी में हुआ है जो घोटाले की मां बनती है बाद में, थापर और कॉल, जिसकी वजह से चीन के लड़ाई में हम बुरी तरह पस्त होते हैं। ये सब कहीं ना कहीं ये बताता है जो देश 1947 में जहां पे 32 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी और एशिया का नंबर 1 पावर था, आज भी वो हथियार खरीदने के लिए दूसरी तरफ जाता है। सर, आप जो बातें कह रहे हैं ना, सोचिए, सोचकर भी लगता है। और विडंबना यह है कि जब चुस्ती दिखा रही है कोई सरकार तो आपको उस पर भी सवाल उठाने हैं। अरे घोटाला तो अगर पैसा गया है तो आप भी तो इस देश के नागरिक हैं। मैं जरूरी बात आपको कह देना चाहता हूं, भूल न जाऊं, कि हमारे यहां जो हमारी अपनी क्षमताएं थी, मैंने आपको कहा 1947 में 32 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी इस देश में, यानी इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और फ्रांस, इसके बाद सबसे बड़ी ताकत थे हम 1947 में। लेकिन हमारी फैक्ट्रियों में जंग जाने दिया गया ताकि हम बाहर से सामान खरीदें, घोटाले हो और हमारे धंधे चले। कोई भी डील ऐसी हुई नहीं जिसमें घोटाला ना। बिल्कुल, अगर इतिहास उठाकर देख लें। अब्दुल रज़ाक खान, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन जेजी सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अभी जब क्रिश्चियन मिशेल लाया गया 4 दिसंबर को, उससे लेके अब तक ईडी ने जितनी बार भी पूछताछ की, ईडी ने अपनी बातें रखी कि मिशेल अभी कॉपरेट नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उन्होंने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया और ये प्रोसेस आगे बढ़ गया। इतने बड़े इससे खुलासे हुए हैं सर, बार बार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बहुत बड़े खुलासे हैं। आप उम्मीद भी लगा सकते हैं कि अब और ज्यादा जानकारी हासिल होगी। तो सर, क्या अब इसकी टाइमिंग को लेकर हम इतने बड़े खुलासों को लेकर सवाल उठाएं? देखिए, ये पहले जैसे नेहा ने कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अपना काम कर रही है। अभी हमारा उसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का कंट्रोल है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। मगर बात बड़ी ये है कि और दूसरा ये जो खुलासा किया है, ये खुलासा ही हुआ है, ये कोई कोर्ट का वर्डिक्ट तो आया नहीं है जी। अभी उसने ये कहा है कि ये एपी का मतलब अहमद पटेल है, FAM का मतलब फैमिली है। अभी कोर्ट के अंदर केस जाएगा, उसके अंदर ये पूरी जांच की, जिसे कहते हैं जांच होगी इसके ऊपर, और उसके बाद कोई वर्डिक्ट आएगा, फिर ही बात क्लियर होगी। ये एक सिर्फ खुलासा समझिए आप, मगर ये जो राजनीति करने वाले हैं उनको जरूर एक, जिसे कहते हैं कि फॉडर देता है, खुराक देता है कि इसके ऊपर वो अपना विवाद खड़ा करे। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है कि वो एक बहुत बड़ी रकम 70 मिलियन यूरोस जो है वो मिशेल क्रिश्चियन ने अपनी दलाली में लिए हैं। और इसके पीछे कोई शक नहीं है कि इतनी बड़ी रकम लेना, वो 2 काम कर रहा था। एक तो ये कर रहा था कि जितने इस फैसले को करने वाले लोग थे, वो जो ग्रोह था, उसको ग्रोह समझिए आप, उसमें पॉलिटिशियन आ जाते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं और दूसरे जो एयरफोर्स के ऑफिसर, ये ग्रोह जो था, इनकी आइडेंटिटी को दबाने के लिए भी पैसा उसने लिया कि मैं पैसे दूंगा मगर आपका नाम छुपाने के भी मुझे कीमत चाहिए। तो ईडी जो है वो सब चीजों के पर्दे जो हैं वो एक बार फिर से नजर दोहराए ना, जितने भी अभी फैक्ट्स और सामने निकल कर आए, तो कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया और उन्हीं को डिकोड करने को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज था जो ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब्दुल रज़ाक खान, अब आप मेरा सवाल सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सवाल अगर आपसे मैं पहले पूछती तो शायद आप उसको नकार देते या फिर आप कहते कि मैं शायद किसी का पक्ष रख रही हूं। लेकिन क्योंकि अभी ये जीजे सिंह सर ने इस बात का जिक्र किया, सर अभी कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं है, सिर्फ खुलासे हुए हैं, अभी से डर गई है क्या कांग्रेस? देखिए पयोधी जी, 2014 में इस तरीके से प्रेजेंट किया था 2G स्पेक्ट्रम स्कैम को कि वो 2 लाख करोड़ का घोटाला है और बीजेपी को बहुत सारा फायदा हुआ था चुनाव के अंदर। तो इस चुनाव में भी बीजेपी बिल्कुल कुछ उसी तरीके से करना चाह रही है। ये जताना चाह रही है, बताना चाह रही है कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ जनता की एक अनुभूति क्रिएट करने के अंदर कामयाब अच्छा, कर रही है। अब्दुल रज़ाक खान, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। अब्दुल रज़ाक खान, मैंने सुना सर आपको, सर बहुत टाइम दिया मैंने आपको, छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको लगता है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला हुआ है, हाँ या ना? पहले इस पर जवाब। घोटाला हुआ है, इसी के लिए कांग्रेस ने उसके ऊपर जांच बिठाई, कांग्रेस ने उसके ऊपर जांच की ना।
कांग्रेस कैंसिल की सर, आप अगर पद्मश्री दिया जो अगर कांग्रेस के जाने के बाद कांग्रेस के जाने के बाद कोई और सरकार आती है और वो उस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, जांच को आगे बढ़ाती है, तो उस पर आपको ऐतराज इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस उसकी जांच नहीं करवा रही है उस वक्त, है ना? ये कह रहे हैं ना? सोच लीजिए सर, समय दे रही हूँ आपको, बोलने का भी बहुत समय दिया, सोचने का भी दे रही उन हूँ। छोटा सा पत्रकारों पे भी चर्चा होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल। उन पत्रकारों पे जो 3 पत्रकारों के नाम है, जिसमें मन्नू पप्पी है, शेखर गुप्ता है और राजू संथानम है। वो दस्तावेज भी सामने आ चुके हैं। और राजू संथानम को जो घूस दिया गया है उनके बेटे अश्विनी संथानम के मार्फत दिया गया है। सर, छोटा सा ब्रेक आप सोच लीजिएगा, आपके पास आऊंगी ब्रेक के बाद, फौरन लौटेंगे।